नमस्कार दोस्तों, टैक्स लॉ एजुकेशन सोसाइटी की बजट टॉक में आपका स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, आज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट पेश किया। तो आज हमारे साथ टैक्स लॉ एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि गुप्ता जी हैं और उनसे हम एक क्विक रिएक्शंस पूछते हैं। छोटे छोटे टॉपिक टच करेंगे जो कि बजट में डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल के ऊपर आपका क्या एक व्यू है। और स्टार्ट सैलरी क्लास को बहुत एक्सपेक्टेशन थी और कुछ लोग एमएसटी की भी वेट कर रहे थे कि पेनल्टीज़ और जो एक सिनेरियो चला था, तो उसके बारे में आप स्टार्ट कैसे करेंगे? अरुण जी, आपका धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया इस बजट टॉक के बारे में। ये बजट जो है डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव बजट है। इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारा काम किया गया है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आजकल एक बहुत मेजर इशू बना हुआ है इकॉनमी में, उसको एड्रेस करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे कदम इसमें दिए हैं। जहाँ तक डायरेक्ट टैक्सेस की बात है, इसमें भी बहुत प्रोविजंस दिए गए हैं। कुछ टैक्स सिंप्लीफिकेशन के लिए हैं, कुछ रैशनलाइजेशन के लिए हैं, और जैसा आप कह रहे थे कि डिस्प्यूट्स वगैरह के लिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक विवाद से विश्वास स्कीम जैसे पहले आई थी वो दोबारा इंट्रोड्यूस करी है। तो ये सब मेजर्स जो हैं ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रोविजंस प्रूव करेंगे। तो आई थिंक जैसे जैसे हम बजट को एनालाइज करेंगे हमें पता चलेगा कि इसके बजट के प्रोविजंस नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल प्रूव करेंगे। सर, स्टार्टिंग में हम टैक्स रेट्स में जो चेंजेस हुए हैं माइनर से, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस में चेंज हुए हैं और फैमिली पेंशन का डिडक्शन चेंज हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए अरुण जी, पहले जितने टैक्स रेट्स थे पिछले साल में, उसमें अधिकतर टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं है। इंडिविजुअल्स के लिए आपको मालूम है दो टैक्स रिजीम्स हैं। एक ओल्ड टैक्स रिजीम होती है, जो नई टैक्स रिजीम जिसको हम कहते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में इंडिविजुअल्स के लिए अगेन कोई टैक्स रेट चेंज नहीं है, सेम टैक्स सेम सरचार्ज वही रहेगा। न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे स्लैब्स प्रोवाइडेड हैं जिससे कि असेसी को टैक्स का बेनिफिट मिले। उसमें इस साल कुछ और भी इंक्रीमेंट दी गई हैं, यानी टैक्स बर्डन असेसी का जो नई स्कीम में जाएगा उसका टैक्स बर्डन कुछ और भी कम हो जाएगा। पहले 3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट पहले भी थी, अब भी वही है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगता था। अब ये लिमिट 3 लाख से 7 लाख तक कर दी गई है। तो 3 से 7 तक 5% है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स रहेगा। 10 लाख से 12 लाख तक 15%। 12 लाख से 15% तक 25% टैक्स रहेगा, और उसके ऊपर 30% टैक्स रेट लगेगा। तो इससे इंडिविजुअल टैक्स पेयर को जो भी नई टैक्स रिजीम में जाएगा उसको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट की मंशा यही है कि धीरे धीरे टैक्स पेयर्स जो हैं वो ओल्ड रिजीम से शिफ्ट होकर एक सिंप्लीफाइड न्यू रिजीम में जाएं। न्यू रिजीम में आपको पता है कुछ डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, हाउसिंग लोन का भी नहीं मिलता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर है। पर टैक्स रेट्स कम होने की वजह से वो कुछ आपका सेट ऑफ हो जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों स्कीम में मिलती है, नई स्कीम में भी ओल्ड स्कीम में भी, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को। ये पिछले साल तक 50,000 रुपये की थी, इस साल इसको बढ़ाकर 75,000 रुपीज़ तक कर दिया। और फैमिली पेंशन की एक डिडक्शन मिलती है। जिन लोगों को फैमिली पेंशन रिसीव होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करी जाती है,
अभी तक उसकी डिडक्शन सिर्फ 15,000 रुपये मिलती थी, वो 15,000 की लिमिट बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दी गई है। सर एक सबसे बड़ा इशू जो इस बजट में आया है वो है चेंजेस इन कैपिटल गेन, और वो एक ऐसा है कि चेंज है जो कि बहुत, और वो आज से ही लागू है, क्योंकि उसका इस बजट में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिस इज एप्लीकेबल। तो उसके बारे में बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और व्हाट इंडेक्सेशन, और उसके ऊपर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं, और गवर्नमेंट को लगा कि कैपिटल मार्केट में लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी आमदनी हो रही है, तो इसलिए दे शुड कंट्रीब्यूट अ लिटिल मोर टू द इकोनॉमी। तो इसलिए कैपिटल मार्केट्स के टैक्स रेट्स में थोड़ी सी बदलाव करा गया। कुछ टैक्स रेट सिंप्लीफाई भी हो गए, इससे प्रोसीजर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो भी सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए, कैपिटल मार्केट के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज जिसके ऊपर की एसटीटी टैक्स पे करते हैं हम, वो अभी तक दो कैटेगरीज में होता था। अगर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो कि अगर हमने लिस्टेड सिक्योरिटीज 12 महीने से पहले बेच दी तो शॉर्ट टर्म होता था, 12 महीने के बाद बेचते थे तो लॉन्ग टर्म होता था। शॉर्ट टर्म पे टैक्स लगता था 15%, लॉन्ग टर्म पे लगता था 10%। पहले 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था, 1 लाख से ऊपर जितना लॉन्ग टर्म होगा उस पे 10% टैक्स देना पड़ता। अब इस साल थोड़ा सा प्रोविजन में चेंज कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, उस पर 20% टैक्स लगेगा। बाकी कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो दैट विल फॉल इन द नॉर्मल टैक्स स्लैब, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका अनलिस्टेड शेयर से हो, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो आपका गोल्ड से हो। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। लिस्टेड सिक्योरिटीज पे, शॉर्ट टर्म पे 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब प्रोविजन ये कर दिया कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो लिस्टेड शेयर्स पे है, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल एसेट पे है, और इवन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर है, किसी भी एसेट के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर टैक्स रेट 12.5% लगेगा। कॉन्सिक्वेंशली अब इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा। तो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड विदाउट इंडेक्सेशन ऑफ द कॉस्ट, विदाउट इंडेक्सेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो सिंपल सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स के ऊपर है जिसमें एसटीटी पे करा है, तो अब एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1,12,500 1,25,000 रुपये कर दी गई है। तो यानी पहले 1,25,000 पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड सिक्योरिटीज, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। एसेट्स की डेफिनेशन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अब बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी। सिर्फ शेयर्स के केस में, लिस्टेड शेयर्स के केस में शॉर्ट टर्म 12 महीने का है, और 12 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है। बाकी सारे एसेट्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। 24 मंथ्स के बाद वो एसेट लॉन्ग टर्म बन जाएगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो ये प्रोविजंस जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए करे, जो एफएनओ ट्रांजैक्शंस होती हैं, एफएनओ ट्रांजैक्शन जहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं लोग, उसमें टैक्स रेट पहले भी स्लैब रेट लगता था, वो अभी भी बिजनेस इनकम की तरह माना जाता है।
उसके ऊपर एसटीडी जो एप्लीकेबल था वो डबल हो गया, तो दैट विल बिकम ए हायर कॉस्ट फॉर द ट्रेडर। सर इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसका ये मतलब हुआ कि जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट ऑफ परचेज कम है उनको फायदा हुआ, क्योंकि उनको इंडेक्सेशन का उतना बेनिफिट नहीं मिलता था, बिल्कुल। तो उनके लिए टैक्स रेट 20% से गिर के 12.5% हो गया, और जिनकी क्योंकि उनको इंडेक्सेशन के बेनिफिट का फायदा नहीं था। हाँ, कई केसेस में हमने देखा कि प्रॉपर्टी को जब हम कॉस्ट को इंडेक्स करते हैं तो इनफैक्ट सेलिंग प्राइस से ज़्यादा कॉस्ट निकल आती है और लॉस भी हो जाता है, तो इन दैट केस दे डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्स, पर अब उसके ऊपर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो चाहे किसी की 3 साल है या किसी की 20 साल है, अब उसका कोई फर्क नहीं रहेगा। जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसके ऊपर हर पर्सन को 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग का अब कोई ज्यादा मतलब नहीं रहा, सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 24 मंथ्स का ही है, हाँ, और कुछ नहीं। उसके बाद कुछ नहीं। सर एक प्रोविज़न जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बड़े ही टाइम से डिमांड हो रही थी, दैट इज सेक्शन 56(2)(7)(b। ये एक ऐसा सेक्शन था जिसमें अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी एलोकेशन जब स्टार्टअप्स वगैरह होते थे तो उनमें प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, उनमें रजिस्ट्रेशन करके आप कुछ एग्जेम्पशंस ले लेते थे, पर फर्दर ये वैल्यूएशन डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे 11 UA में, उसके बारे में बताइए कि अनलिस्टेड प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी में जो शेयर होल्डिंग, ये एक प्रोविजन था 56(2) सेक्शन 56(2)(7)(b) में। ये प्रोविजन कहता है कि एनी अनलिस्टेड अभी क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर कोई शेयर कैपिटल इशू करती है एंड दे इशू शेयर्स एट अ वैल्यू विच इज मोर देन द फेस वैल्यू, आपने 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में दिया, 90 रुपीज प्रीमियम चार्ज करें, then the company had to establish the genuinity of the premium, कि whether the company deserves that premium or not। उसके लिए आप वैल्यूएशन करा सकते थे अपना शेयर्स का। वैल्यूएशन के लिए 2 मेथड्स थे, either on the basis of your assets or on the basis of the discounted cash flow। तो अगर आपने जस्टिफाई करा टू द असेसिंग ऑफिसर कि मेरा प्रीमियम जो चार्ज करा है दैट इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, देन इट वाज फाइन। इफ यू कुड नॉट जस्टिफाई दैट, देन द प्रीमियम वुड बी टैक्स्ड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ द कंपनी। इसको पहले प्रोविजन एप्लीकेबल जब कराया था उस वक्त दिस वाज एप्लीकेबल ओनली टू मनी रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंट्स। अगर नॉन रेजिडेंट से कोई पैसा आता था तो उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता था, बट पिछले साल या उससे पिछले साल इसको नॉन रेजिडेंट्स में भी अप्लाई कर दिया। तो अब ये कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी हेडेक बन गई थी कि जब भी वो शेयर्स के लिए प्रीमियम चार्ज करे तो दे हैड टू सब्सटैंशिएट दैट टू द असेसिंग ऑफिसर, एंड दिस वाज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ लिटिगेशन, क्योंकि वैल्यूएशन करने का मेथड अलग अलग होता है। वैल्यूअर के अपने कंसेप्ट हैं टू डिटरमिन द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैल्यूएशन करते हैं। असेसिंग ऑफिसर उसको मानते नहीं थे, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ लिटिगेशन इन दिस। तो उसको अवॉइड करने के लिए फॉर्चुनेटली इन दिस बजट दिस प्रोविजन हैज़ बीन ओमिटेड ऑल टुगेदर। अब ये प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई। सर एक और चेंजेस जो काफ़ी चेंजेस हुए हैं वो TDS सिनेरियो में बहुत चेंजेस हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बाय द पार्टनर्स, उसके ऊपर जैसे अब TDS की एप्लीकेबिलिटी आ गई है, क्योंकि पहले तो इसको एक पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मानते थे और एक मैकेनिज़्म था, और उसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये LLP पे भी, क्योंकि LLP पे भी सारा जो टैक्सेशन का सिनेरियो है वो पार्टनरशिप वाला लगता है, तो ये एज्यूम करते हैं कि ये उस पर भी ये एप्लीकेबल है। तो इसके बारे में, और जो रिडक्शन ऑफ टैक्सेस हुए हैं काफ़ी लार्ज स्केल पे कि 5% से 2% और
एक ई कॉमर्स वाला बहुत डिमांड थी कि उसके ऊपर बहुत फंड ब्लॉक हो जाते हैं 1% में भी, तो उसके ऊपर। हर जी इसमें भी टीडीएस जो है, देखिए टीडीएस के अप्लाई करने के दो पर्पस हैं। एक तो यह है कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रिगार्डिंग दी ट्रांजैक्शंस विच पीपल हैव एंटर्ड इन। तो जब टीडीएस कटता है तो जो पे करता है अमाउंट वो टीडीएस काटता है, वो टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा करता है, उसकी टीडीएस की रिटर्न फाइल करता है, और जिसने पेमेंट जिसको मिली होती है उसके 26 AS फॉर्म में वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होता है, जिसके बेसिस पर वो टीडीएस का क्रेडिट लेता है। इन द प्रोसेस गवर्नमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि किस आदमी ने किसको कितनी कितनी पेमेंट करी है। तो दैट इज वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द टीडीएस। इसीलिए गवर्नमेंट टीडीएस के प्रोविजंस को हर बारी किसी ना किसी चीज के ऊपर एक्सटेंड करती रहती है। अब कई केसेस में टीडीएस का रेट कुछ ज़्यादा लग रहा था, जहां पर कि टीडीएस ज़्यादा कट जाता है, देन व्हेन यू फाइल योर रिटर्न यू हैव टू क्लेम अ रिफंड। अब टीडीएस अगर कम भी है तो भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन तो सारी मिल जाती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करा और 5% से टैक्स टीडीएस का रेट घटाकर 2% कर दिया। इसमें इंश्योरेंस कमीशन है, नॉर्मल कमीशन है, इसमें पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट बाय इंडिविजुअल्स एंड HUF, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन इसमें हैं जहां पर कि 5% को 2% पे कर दिया। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का टैक्स कटता था 1% का, वो भी 1% ऑफ द सेल वैल्यू बहुत अमाउंट हो जाता है, तो उसको भी रैशनलाइज करने के लिए वो 1% को रिड्यूस करके 0.1% कर दिया, यानी 10 टाइम्स वो कम कर दिया गया। जहां तक पार्टनरशिप फर्म्स का सवाल है, पार्टनरशिप फर्म से अगर पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी मिलती है, रेम्युनरेशन मिलती है इन व्हाटएवर फॉर्म, तो उसके ऊपर अभी तक कोई टैक्स का, टीडीएस का कोई प्रोविजन नहीं था। Nevertheless, they were taxable in the hands of the partner as income from business. शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट है पार्टनर्स के हाथ में, बट सैलरी, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट इज टोटली टैक्सेबल। इस बारी प्रोविजन ये डाल दिया गया कि द फर्म विच पेज द सैलरी शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। तो ये भी एक प्रोविजन है जिसमें कि गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, देन दे कैन रिकनसाइल दैट विद द रिटर्न ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर उतनी इनकम अपने हैंड्स में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ये भी नया प्रोविजन इंसर्ट करा गया। सर कई केसेस में टीडीएस डिडक्ट कर लेते थे एसएससी, उसके बाद उसको डिपॉजिट करने में लेट होता था, पर वो डिपॉजिट कर देता था, पर उसको ये पेनलाइज करते थे और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हो गई थी, और बहुत, क्योंकि वो एक ऐसा क्रेडिट होता है जिसका बाद में किसी को मिलता भी नहीं है, जो 5%, 3% कंपाउंडिंग फीस भी लगती थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा रिलीफ है। कुछ रिलीफ इस बार दिया है। देखिए, अगर टीडीएस आपने काट लिया और जमा नहीं करा तो उसके लिए एक पेनल्टी प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन है। अब उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जहां पर कि 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का डिले हो गया इन डिपॉजिटिंग द टैक्स। जब एसएससी ने डिपॉजिट करा, उसने पूरा अमाउंट भी डिपॉजिट कर दिया, विद इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया, पर फिर भी हमारे पास प्रोसिक्यूशन के नोटिस आ जाते हैं, और उसमें एसएससी के पास फिर अब 2 ही ऑप्शन बचते थे। आइदर ही वुड फेस प्रोसिक्यूशन इन अ क्रिमिनल कोर्ट, वो एक बहुत लंबा, एक बहुत टीडियस प्रोसीजर हो जाता है, और ही मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस। अब कंपाउंडिंग में जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज अमाउंट, 3% पर मंथ, और अगर सेकेंड टाइप ऑफेंस है तो 5% पर मंथ, प्लस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो इसलिए वो कंपाउंडिंग अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इसमें थोड़ा सा रिलीफ ये दिया कि अगर टैक्स डिपॉजिट हो जाता है टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग दी टीडीएस रिटर्न, तो वहाँ तक भी अगर आपने टैक्स जमा कर दिया
तो प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट नहीं लॉन्च की जाएगी। सर, एक फर्म्स में अलाउबिलिटी भी थी, जो लिमिट हाँ, चेंज हाँ। हुआ है सैलरी का, वो भी एक ब्रीफ में। देखिए, जो एक पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर्स को कितना रेम्युनरेशन दे सकती है, उसकी भी एक गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है। सेक्शन 40B में वो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है। वो अभी तक गाइडलाइंस ये कहती थी कि अगर आपके केस, फर्म के केस में लॉस है या प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, देन रेम्युनरेशन कुड बी पेड अप टू ₹3 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट। अब ये लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। बाकी सब सेम है, 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट वो रहता ही है, तो उतना आप प्रॉफिट एज रेम्युनरेशन दे सकते और लॉस के केस में पहले 1.5 था, अब 3 है। हाँ। क्या लॉस के केसेस में भी 3 लाख तक की 3 लाख हम देख तक सकते दे सकते हैं। सो छोटा सा व्यू चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आया है जिसमें कि कई मल्टीपल ट्रस्ट हैं और उसमें एक बहुत कि सेम ऑब्जेक्ट्स भी होते थे, तब भी उसकी एमलगमेशन में दिक्कत होती थी, तो उसके बारे में। और मुझे पहले तो ये क्लैरिफाई कर ले कि अभी तक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 2 टैक्स रिजीम्स हैं। एक तो सेक्शन 11-12 में है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट कैन गेट अ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12-12A में, और उसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है। दूसरा रिजीम है सेक्शन 1023C का। उसमें भी यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट, इनको सबको एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये 2 टैक्स रिजीम्स पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको एट पार लाती जा रही है। तो जो भी प्रोविजंस सेक्शन 11-12 में थे, वही प्रोविजंस एज इट इज सेक्शन 1023C में भी डाल दिए गए। अब ये डिमांड उठ रही थी कि देन व्हाई हैव 2 रिजीम्स, तो उसको सिंप्लीफाई करके एक ही टैक्स रिजीम में काम करना चाहिए। तो इस बारी गवर्नमेंट ने बजट में ये काम किया, बहुत सराहने वाला काम है, कि दोनों टैक्स रिजीम्स को मर्ज कर दिया। अब सेक्शन 1023C में कोई भी नई रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। सारी एप्लीकेशन सेक्शन 12-12A, 12AB में जाएंगी और उसी के अंडर फ्रेश रजिस्ट्रेशंस मिलेंगी। हाउएवर, जिनको अप्रूवल ऑलरेडी मिली हुई है 1023C में, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ अप्रूवल वो कंटिन्यू करेंगे। अब जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे रिगार्डिंग द मर्जर ऑफ 2 ट्रस्ट, अब बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर 2 चैरिटेबल ट्रस्ट हैं हु वांट टू मर्ज देयर एक्टिविटीज, मे बी फॉर पर्पस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मे बी फॉर बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, तो वो लोग 2 ट्रस्ट को मर्ज करना चाहते हैं। अब जब एक ट्रस्ट एग्जिट करता है, इट सीजेस टू एग्जिस्ट, तो बहुत सारे केसेस में असेसिंग ऑफिसर जो है प्रोविजंस सेक्शन 115TD के अप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्जिट टैक्स। तो अगर ट्रस्ट बंद हो रहा है तो उसके ऊपर एग्जिट टैक्स विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ 30% ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो वो टैक्स लेवी होने का खतरा रहता है। तो गवर्नमेंट ने इस बार एक बहुत अच्छा प्रोविजन बनाया। कुछ उन्होंने कंडीशंस प्रिस्क्राइब करी हैं that if the trust satisfy these specified conditions, then provisions of 115TD will not apply. तो उसमें मेन कंडीशन यही है कि both the trust should have similar objectives and some guidelines will be prescribed by the government. वो guidelines को उन्होंने जो है adhere करना है, तो फिर उसके ऊपर उनको कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। सर, अब कुछ अच्छी बातें हो गई, कुछ नेगेटिव भी बता देते हैं बजट के बारे में। बाय बैक ऑफ शेयर्स, इसने इस बजट में इतना टैक्स बायबैक प्रोविजन की, रफली इस बायबैक प्रोविजन को उन्होंने बंद ही कर दिया है इस बजट में। तो बायबैक प्रोविजन में और 2 चीज़ों को मिक्स करके, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, इसको मर्ज करके एक ऐसी वो बनी है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए अरुण जी,
जो बायबैक ऑफ शेयर्स का अभी तक प्रोविजन था 115 QA में, उसको लोग मिसयूज कर रहे थे। इट वॉज बीइंग यूज्ड एज अ मेजर ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। जब कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है तो अभी तक प्रोविजन ये कहता था कि कंपनी के ऊपर 20% टैक्स लगता था। टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? द वैल्यू पेड टू द शेयर होल्डर माइनस अलॉटमेंट द अमाउंट एट विच द शेयर्स वर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर। अगर आपको शेयर 20 रुपए का मिला था और कंपनी ने आपसे 100 रुपए में बायबैक कर लिया तो 80 रुपए आपके हाथ में, कंपनी के हाथ में टैक्स हो जाता एट 20%। In fact, buyback of shares was also a form of distribution of dividend. आपने स्ट्रेट वे डिविडेंड ना देकर आपने उसके शेयर्स खरीद लिए और उसको पैसा दे दिया, तो अल्टीमेटली पैसा जो कंपनी का था वो शेयर होल्डर्स के हाथ में गया। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट डिविडेंड आई वुड कॉल इट बायबैक ऑफ शेयर्स। और उसमें टैक्स कंपनी के ऊपर 20% लगता था। अगर डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते तो वो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स मोस्टली 30% पे टैक्स हो जाता। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड, कंपनीज वेयर एवर पॉसिबल वर ट्राई टू एंटर इनटू दिस अरेंजमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। सर बायबैक तो ठीक था, अब उसकी टैक्सेबिलिटी क्या? अब उसकी टैक्सेबिलिटी जो है अब उसको हमने चेंज कर दिया। बिल्कुल अब ये कर दिया कि एक तो हमने शिफ्ट कर दिया टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द कंपनी टू द शेयर होल्डर, और उसमें प्रोविजन ये कर दिया कि जितना भी अमाउंट आपको रिसीव होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विदाउट एनी डिडक्शन, दैट अमाउंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड डिविडेंड इन योर हैंड्स। इसके लिए प्रोविजन हमने सेक्शन 222 में जो डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड है उसमें 222 में एक F क्लॉज ऐड कर दिया। तो वो अब जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर को मिलेगा ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, एंटायर अमाउंट विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ द कॉस्ट विल बी टैक्स्ड एज अ डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। हाउएवर, अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई कॉस्ट तो उसने कुछ की दी थी शेयर्स के लिए, तो उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कॉस्ट ऑफ द शेयर्स कैन बी क्लेम्ड एज ए कैपिटल लॉस। तो जितना आपने शेयर्स को के लिए पैसा दिया था एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द शेयर्स, दैट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल लॉस। इस कैपिटल लॉस को आप या तो फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं, उसी साल में कोई गेन है तो वहां कर सकते हैं। अब डिस्कशन ही हो रहा था कि अगर मैंने कैपिटल लॉस को एडजस्ट करना है तो आई विल बी एडजस्टिंग दैट अगेंस्ट एन इनकम विच इज टैक्सेबल एट 12.5%। तो टैक्स तो मैंने दे दिया 30% पर और लॉस एडजस्ट करूंगा 12.5% पर, तो दिस विल बी अ ग्रेट लॉस टू दी शेयर होल्डर। तो इसके लिए जैसा आपने कहा कि इट इज ऑलमोस्ट अ डेड एंड टू दिस प्रोविजन। तो आई डू नॉट थिंक द कंपनीज विल नाउ इंडल्ज इन बायबैक ऑफ शेयर्स। Instead of that, they will pay dividends straight to the shareholders. सर कुछ चेंजेस अपील के केस में भी, अपील विद CIT, और जरा ये मेजर चेंज है अपील टू CIT, क्योंकि काफ़ी केसेस में ये होता था एक्स पार्टी ऑर्डर्स में, तो उसके बारे में सर। हाँ, अरे जी, फर्स्ट अपील अगेंस्ट एन असेसमेंट ऑर्डर लाइज विद द कमिश्नर। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने जब असेसमेंट हुआ, दैट असेसमेंट वाज एन एक्स पार्टी असेसमेंट, मुझे नोटिस ही नहीं मिला। नोटिस उन्होंने पोर्टल पर डाल दिया, असेसी ने देखा ही नहीं। नो डिटेल्स वर सबमिटेड टू द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर पास्ड अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 140। अब असेसी ने पहली अपील फाइल करी CIT अपील के पास। अब CIT अपील क्या करेगा? यू हैव टू फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर हिम। वो डॉक्यूमेंट्स असेसिंग ऑफिसर को भेजेगा, असेसिंग ऑफिसर उसकी रिमांड रिपोर्ट भेजेगा। नॉर्मली असेसिंग ऑफिसर ऑब्जेक्ट्स टू द एडमिशन ऑफ द न्यू एविडेंस, देन द CIT अपील हैज टू डिसाइड ऑन दैट। तो इट वाज अ वेरी cumbersome procedure. All these problems arose because the commissioner appeal did not have the power
टू सेट असाइड दी असेसमेंट। पहले ये पावर होती थी, नाउ दिस पावर इज ओनली विद द ITAT। कमिश्नर अपील से ये पावर विड्रॉ कर ली गई। तो इस बजट में इस पावर को रिस्टोर कर दिया ओनली इन केसेस ऑफ एन एक्स पार्टी असेसमेंट। अगर मेरे केस में एक्स पार्टी असेसमेंट करी है असेसिंग ऑफिसर ने, विदाउट कंसिडरिंग माई एविडेंस, विदाउट माई सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स टू हिम, देन when I file an appeal before the Commissioner of Appeals, he has now got the powers to set aside the case to the assessing officer for making a fresh assessment. So this should be a big relief to the assessees. सर एक छोटा पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, विवाद एंड विश्वास। ये छोटा नहीं है नहीं, इस मीटिंग के, क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स आनी है और डिटेल्स आनी है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। विवाद से विश्वास हमने पहले भी स्कीम देख ली है, 3-4 साल पहले भी ये स्कीम आई थी, जिसका लोगों ने बहुत लाभ उठाया। गवर्नमेंट को भी अच्छा रेवेन्यू इसमें मिला स्कीम में, एंड मेनी अपील्स वर withdrawn because they went for a settlement under this scheme. जो पुरानी विवाद से विश्वास स्कीम थी, उसी पैटर्न पर ये स्कीम दोबारा लाई गई है। इस स्कीम में 4-5 कैटेगरीज में अपील्स को डाला गया है। पहली बात, अपील वही उसमें जा सकती है विच इज पेंडिंग ऑन द स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट इज 23rd of July 24। तो जो भी आपकी अपील्स पेंडिंग है बिफोर एनी अपेलेट फोरम, दैट कैन गो अंडर द स्कीम। 23rd जुलाई 24 को जो अपील्स पेंडिंग है वो जा सकती है। अगर आपकी अपील पेंडिंग है आफ्टर 2001, अगर 2001 से बाद में अगर आपकी अपील पेंडिंग है टिल द स्पेसिफाइड डेट, देन you have to pay only the tax amount. उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगी from the tax, interest and penalty. This tax of the whatever is the tax on the disputed amount, that has to be deposited by 31st of December. अगर आप दिसंबर के बाद जमा करेंगे, you will have to pay additional 10% tax. ठीक है ना? तो 1 जनवरी से लेकर एक एंड डेट जो गवर्नमेंट अभी नोटिफाई करेगी, वहां तक आप टैक्स जमा कर सकते हैं विद एक्स्ट्रा 10% पेमेंट। अगर आपकी अपील 2001 से पहले पेंडिंग है, बिफोर द सेम अपेलेट फोरम, देन द टैक्स रेट इज अ लिटिल हायर। जितना आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पुरानी अपील्स के लिए टैक्स रेट ज़्यादा है। इनफैक्ट इट शुड हैव बीन द अदर वे अराउंड। मेरी अपील अगर पेंडिंग है एंड CITP हैज नॉट येट डिसाइडेड दैट अपील, व्हाट इज माय फॉल्ट? और हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर की अपील हमारे 2001 से पेंडिंग है। वी हैव बीन फाइलिंग द सबमिशंस, 5 बारी 6 बारी सबमिशंस फाइल कर दिए, बट वो डिसाइड नहीं होती। तो आई एम बीइंग अननेसेसरी पेनलाइज्ड बाय पेइंग 10% एक्स्ट्रा टैक्स। तो ये थोड़ा सा एक मिसमैच है, बट इसमें विवाद से विश्वास में अच्छी स्कीम है और बहुत सारी टैक्स लिटिगेशन आपकी इसमें अवॉइड हो सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू अरुण जी। और दिस वाज अ वेरी बेसिक एनालिसिस, क्योंकि अभी तो सब डिटेल्स अभी आ रही बजट हैं। सारे पढ़ेंगे, सारे डिटेल्स में जाएंगे, तो फिर उसका कुछ हमारे को सामने आएगा। नमस्कार, थैंक यू। हो गया खत्म? किताब पूरी हो गई? हाँ, अभी तो गए 2 मिनट।